हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि भूकंप क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाल ही के दिनों में टर्की में एक बहुत ही भयावह भूकंप आया हुआ है। तो हम इस सिनेरियो को समझने के लिए बैकग्राउंड देखेंगे भूकंप का। तो भूकंप दो तरीके से आ सकता है, या तो मानवीय कारण और या तो प्राकृतिक कारण। परंतु अधिकतर देखा जाता है प्राकृतिक कारण से ही भूकंप आता है। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अपसारी अभिसारी और इन तरीक़ों से जब प्लेटें टकराती हैं तो अधिकतर भूकंप आते हैं। मगर मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि माइनिंग खनन करना या पहाड़ों में रास्ते बनाना इत्यादि कारणों से भी भूकंप आ सकते हैं। और भूकंप की जो जानकारी होती है, भूकंप की पूरी जो स्टडी होती है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। मतलब सिस्मोग्राफ द्वारा इसको मापते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला भूकंप जो है अधिकेंद्र पर मतलब प्रदर्शित होता है। जैसे कि मूल जो होता है भूकंप का वो अवकेंद्र होता है, मगर धरातल पे अगर सबसे पहले कहीं महसूस होता है तो अधिकेंद्र पर होता है। ठीक है। और इस भूकंप के द्वारा दरारें पड़ जाती हैं, जिनके कारण देखते हैं कि हम दरारों के द्वारा ज्वालामुखी इत्यादि का लावा मैग्मा इत्यादि का निकलना फिर शुरू होता है। तो इसी को सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है। जब बाद में वो दरारें एक छिद्र की तरह बन जाती हैं तो सेफ्टी वॉल्व कहलाती हैं। जैसे कि पृथ्वी अपना जब जो हीट है वो नहीं मैनेज कर पाती है तो वो पृथ्वी धरातल पर निकाल देती है भूगर्भ से। निचली सतह पर जो है हम देखते हैं कि भूगर्भ में ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों पर जो है प्रतिबल देती हैं। प्रतिबल मतलब दबाव देती हैं, जिसकी वजह से दरार या भ्रंश उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से ज्वालामुखी लावा बनकर ऊपर आती है। ये तो ज्वालामुखी और भूकंप एक दूसरे से कोरिलेट हो गए, लेकिन हम मेनली यहाँ पढ़ रहे हैं भूकंप। तो भ्रंश से ही संचित ऊर्जा तरंग के रूप में जब बाहर आती है तो उसे ही भूकंप कहते हैं। तरंगों से संचरित कंपन सतह पर भूकंप के रूप में आती है। ठीक है। सबसे पहले अवकेंद्र पर होता है, मतलब शुरू होता है, अधिकेंद्र पे महसूस होता है, जैसे कि मैंने बताया। फिर हम बात करेंगे कि भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे। तो इसमें होता है, एक होता है कायांतरित यानी बॉडी वेव्स, और एक होता है धरातलीय यानी सरफेस वेव्स। धरातलीय वेव्स को दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अगर जैसे कि कोई बस केवल इसलिए पूछे कि आपको क्या जानकारी है, जैसे पूछता है कि विच इज़ मोस्ट डेंजरस, बॉडी वेव्स आर सरफेस वेव्स, तो आप बताएंगे कि सरफेस वेव्स जो है ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब पी और एस वेव्स मिल जाती हैं तो वो सरफेस वेव बन जाती हैं। तो आइए हम लोग जानने पहले पी वेव्स क्या होती हैं। पहले हम लोग जानेंगे पी वेव्स क्या होती हैं, यस वेव्स क्या होती हैं। तो यस वेव्स में देखें हम, इसकी जो गति होती है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और ये केवल सॉलिड में मतलब मूव कर सकती है। ये अनुप्रस्थ यानी कि श्रृंग और गर्त यानी ऊपर और नीचे होकर ये चलती है। जैसे रस्सी, एक रोप होता है, उसको हम लोग अगर किसी टाइट बांध दें किसी स्थिर मतलब खूंटे से, और फिर उसके बाद उसको हिलाएं तो वो एक श्रृंग और गति के रूप में गति करेगी। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह होती हैं। ये मतलब एक, अगर हम लोग ये ध्यान रखें कि ये किस तरह होती हैं, तो प्रकाश तरंग की तरह होती हैं। ये जो है पी की अपेक्षा अधिक विध्वंसक होती हैं, मगर गति में ये पी की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे पी वेव्स यानी पी तरंगें। ये जो है सिस्मोग्राफ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, इसीलिए इसको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये जो है अनुदैर्ध्य, संपीड़न या विरलन यानी आगे पीछे करके ये चलता है, इसीलिए इनको कर्षोपकर्षी तरंगे भी कहते हैं। ध्वनि तरंग के समतुल्य होता है। ये जो है, अगर इसकी जो
ये आ जाए कि ये किस तरंगों की तरह होता है, तो ध्वनि तरंगों की तरह होता है। इसका वेग पदार्थ के घनत्व दृढ़ता पर निर्भर करता है। मतलब जो सरफेस जितनी ही टफ होगी उसमें इसका वेग उतना ही अधिक होगा। ये सबसे कम विध्वंसक होता है। जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि एस तरंगे इससे अधिक विध्वंसक होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लव तरंगे। लव तरंगे क्या होती है? ये अगल बगल धक्का देती हैं और रैले तरंगे ऊपर नीचे धक्का देती हैं। धरातलीय तरंगे, जैसा कि मैंने बताया, पी और एस तरंगे मिलकर संपूर्ण जो है सरफेस पर, मतलब जैसे भूगर्भ से पी और एस तरंगे जब निकलती हैं तो वो मिल करके धरातलीय तरंगे बन जाती हैं और संपूर्ण धरातल पर मूव करने के बाद वे फिर अधिकेंद्र पर ही आकर समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो है सबसे विनाशकारी है। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों में चल सकता है, सर्वाधिक दूरी तय करता है, सर्वाधिक विध्वंसकारी होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों गुण होते हैं इसमें। ठोस में तेज गति भूगर्भ में प्रवेश नहीं कर पाता है, अधिकेंद्र से शुरू होकर पुनः अधिकेंद्र में ही मिल जाता है। परिप्रशांत भूकंपीय बेल्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूकंप कहाँ कहाँ सबसे अधिक आता है। जैसे टर्की के सिनेरियो में देखें तो भूकंप जो है ये जो है यूरेशिया में आता है और यूरोप प्लस एशिया। तो हम लोग देखते हैं ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा भूकंप रिंग ऑफ फायर में आता है, यानी कि 81% आपका जो भूकंप है वो परिप्रशांत भूकंपीय बेल्ट में आता है। इसमें जो है सबडक्शन जोन होता है। जो सबडक्शन उसे कहते हैं, जैसे अधिक घनत्व और निम्न घनत्व वाले जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो जो अधिक घनत्व वाला है वो नीचे चला जाता है। मध्य महाद्वीपीय बेल्ट, इसमें भी 14% के आसपास भूकंप आते हैं और जो बाकी बचे वो मध्य अटलांटिक बेल्ट में आते हैं। अब भूकंप से निष्कर्ष क्या निकलता है कि मतलब जो हम लोगों ने ये अध्ययन किया पी, एस और धरातलीय तरंगे, इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। जब जब वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, तो भूकंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार हो जाता है और जब इसे हम ध्यान से देखेंगे तो ये अवतलाकार तरीके से बना हुआ होता है। और असंबद्धता, मतलब जैसे कि कई सारे असंबद्धता भी इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कोलोराडो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये सब पृथ्वी के आंतरिक भागों को इन्हीं सब में बांटा गया है। और इन्हीं सब में बांटा गया है और फिर उसके बाद इसका अध्ययन किया गया है। जैसे कि 100 किलोमीटर तक की गहराई पर तरंगों का वेग में वृद्धि होगा क्योंकि ये कठोर होते हैं। और चट्टान मंडल भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये कठोर होने के कारण 100 से 200 किलोमीटर में भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है, इसीलिए इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। या इसका कारण ये है कि जो हम लोग जैसा कि जानते हैं धरातल में रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं। इस कारण से जो है हीट निकलती है और खनिज को पिघला देती है, अर्थात चट्टान यहाँ अर्ध ठोस हो जाता है। इसी प्रकार 200 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो है पुनः वेग बढ़ता है, जिसका कारण ऊपरी परतों द्वारा निचले परतों पर डाला गया दबाव है। और इसी तरह जो है हमारा आगे का प्रोग्राम भी 2900 किलोमीटर के आसपास की गहराई में जो है हम देखते हैं कि जो यस तरंगे हैं वो केंद्र से 105 डिग्री पर मुड़ जाती हैं। इससे पता चलता है कि केंद्र पर जो है या तो द्रव है या गैस है। तो गैस तो होना उतना अनुमानित नहीं है, मगर द्रव होना इज़ पॉसिबल।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ तापमान दबाव की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है और यहाँ खनिज द्रवित हो जाता है, इसलिए यहाँ फेरस और निकेल होने की संभावना है।